Audio Jungle. उनको हम देखने वाले हैं जो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था। मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम देखने वाले हैं रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग क्या होती है? देखो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें होल सा आपको दिख रहा है, ये लग रहा होगा चूहे का बिल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये रेड होल माइनिंग है। चूहे के बिल की तरह ही लोग क्या है, खड्डा खोदते हैं और उसमें माइनिंग करते हैं। माइनिंग मतलब जो मिनरल्स मिलते हैं अपने को उन्हें निकालते हैं वो, ठीक है। तो रेड होल माइनिंग देखते हैं। कुछ इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया बहुत सारे नेशंस है जो अंडर डेवलप्ड है, वहां पे माइनिंग होती है इस तरीके से, और इस माइनिंग को इलीगल माइनिंग कहा जाता है, ठीक है। इलीगल तरीके से जो माइनिंग होती है उसे हम रेड होल माइनिंग कहते हैं। रेड होल माइनिंग क्या कैसे करते हैं? ये देखो, लंबी सी एक टनल होती है, ठीक है। लंबी सी टनल वो खोदते हैं। कैसे खोदते हैं? हाथों से खोदी जाती है, ठीक है। लंबी सी टनल वो हाथों से खोदते हैं। 3 से 9 या फिर 8 तक की फीट की ये होती है लंबी सी टनल, ठीक है। और ये अर्थ का जो कोर होता है उस तरफ भी की जा सकती है टनल, और जैसे पहाड़ होता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी टनल बना लेते हैं लोग। तो हॉरिजॉन्टली भी होती है ये, वर्टिकली भी होती है, ठीक है। दोनों तरीके से ये माइनिंग की जाती है, रेड होल माइनिंग। और ये इलीगल, वो इलीगल माइनिंग है रेड होल माइनिंग। और ये मोस्टली ट्राइबल जो एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पे ये माइनिंग की जाती है। जो ट्राइबल एरियाज के लोग होते हैं ना, वो करते हैं इस माइनिंग को। ये आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहां पे भी ये माइनिंग होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और जो कम्युनिटीज होती है वो रेड होल माइनिंग करते हैं मिनरल्स के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए वो रेड होल माइनिंग करते हैं, ठीक है। और ये आप कह सकते हो कि उनका कल्चरल राइट भी है, ये हमारे रीति रिवाज कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से लोग मानते हैं वहाँ के। और ये जो माइनिंग है, लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को उस जो होल बनाते हैं हाथों से, जिसे डिग करके वो बनाते हैं, उस होल के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको भेज देते हैं वो, कि है ना इसके अंदर मिनरल्स है, उन्हें तुम निकाल के ले आओ। तो ये बहुत तरीके से कह सकते हो आप, काफी तरीके से डेंजरस भी होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अंदर जाते हैं उस होल के अंदर, और जो होल है वो कभी भी कोलैप्स कर सकता है। किसी भी टाइम पे वो मिट्टी जो है आगे की बंद हो सकती है, हो सकता है कि उसको अंदर सांस ना आए, या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी जान भी जा सकती हो। ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की माइनिंग को इसलिए इलीगल माइनिंग कहा जाता है, ठीक है। और कई बार ये कोलैप्स भी कर जाती है। मेघालय में इसके बहुत लार्ज डिपॉजिट्स है। मेघालय में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिपॉजिट्स है कोल के, आयरन और के, लाइमस्टोन के। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, रेड होल माइनिंग करके इन सारी चीज़ों को निकालते हैं, इन सारे मिनरल्स को वहाँ से निकालते हैं। ये जो माइनिंग है, कोल माइनिंग होती है जवाई में, चीरापूंजी में। वहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, तो फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, बड़ी सी टनल बना लेते हैं और उसमें खड्डा खोद के वो क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो इसे हम रेड होल माइनिंग कहते हैं। जो हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एजेंसी है, ये एक एजेंसी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने इस एक्टिविटी को, मतलब कि जो रेड होल माइनिंग है उस एक्टिविटी को इलीगल करार कर दिया है, ठीक है। और उसे क्या कहा है, और जल्द से जल्द मतलब इसको बंद कर दिया गया है कि इस तरीके की माइनिंग हमें लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गई रेड होल माइनिंग। India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources, unevenly distributed। देखो इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो हम बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं, हमारे यहाँ के लोग, और हम जो है इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट लक्की है, क्योंकि वहाँ पे फेयरली रिच बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है। और ये जो रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कुछ कुछ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये पेनिनसुलर, मतलब आप कह सकते हो कि ये पेनिनसुलर रॉक्स में पाए जाते हैं ये मिनरल्स। और यहाँ कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका, मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मोस्टली जो मिनरल्स हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में फाउंड होते हैं, और जो कुछ कुछ है वो सदर्न इंडिया में भी पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, असम में, नदर्न इंडिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। फेरस जो मिनरल्स है वो पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स राजस्थान, गुजरात में पाए जाते हैं। एंड अदर जो मिनरल्स है, जितने भी बाकी बच गए मिनरल्स है, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
इंडिया में मिनरल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से कई जगह की कमी होती है, जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे मिनरल्स मिलने में मतलब कमी होती है वहाँ पे मिनरल्स की। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं मिनरल्स? सेंट्रल हाईलैंड में। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फॉर्मेशन पे, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन की वजह से भी डिपेंड करता है। और वहाँ का जो लैंड मास है वो बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। वहाँ के जो पेनिनसुलर है, वो जो पेनिनसुलर है वो पार्ट है गोंडवाना का। गोंडवाना जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट है, और वहाँ पे जो नदर्न प्लेन्स है वो कंपैरेटिवली यंगर है, मतलब कि हिमालय ये सब, नदर्न प्लेन्स ये सब यंगर है, लेकिन अरावली जो है वो पुराना है, ओल्ड है। ओके, अब हम देखते हैं इट्स ऑल अबाउट विच टाइम, किस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से ये लैंड मासेस बने हैं, किस तरीके से और किस टाइम पे ये लैंड मासेस बने हैं और कैसे ये फॉर्म हुए हैं, इन पे भी डिपेंड करता है। इस चीज़ पे किस तरीके से ये बने हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कहाँ मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होगी और कहाँ मिनरल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो हम कहाँ माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं? देखो कहाँ माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर एंड द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द market play an important role in affecting the economic viability of a reserve. Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mine. देखो ये जो मिनरल्स होते हैं कहाँ हम माइनिंग शुरू कर सकते हैं। मिनरल्स जो है वो ओर्स में पाए जाते हैं। ओर्स क्या होते हैं? एक तरह का पत्थर होता है जिसमें मिनरल्स हमें मिलते हैं, एक तरह के रॉक में कह सकते हो, वहाँ पे मिनरल्स हमें पाए जाते हैं कुछ क्वांटिटी में। कई जगह हो सकता है कुछ ओर्स जो होते हैं, कुछ रॉक्स जो होते हैं जिनमें कुछ क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं, और कुछ मिनरल्स, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें लार्ज क्वांटिटी में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हम कहाँ माइनिंग शुरू करें, कहाँ हमारी मशीन्स का यूज़ करें, कहाँ हम एनर्जी, हमारा वर्क फोर्स, कहाँ हमारा पैसा, ये सब कहाँ लगाएं हम? तो इसको एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और एज ए गवर्नमेंट हम देखते हैं कि हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर मिनरल्स का कंसंट्रेशन है ओर में, और जो है उसमें मिनरल्स का कंसंट्रेशन कौन सी ओर में किस जगह पे ज़्यादा है। मिनरल्स का हाई कंसंट्रेशन होगा वहाँ हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैसा है, हमारे मशीन्स, एनर्जी, ये सब वेस्ट नहीं जाएगा। अगर हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मान लो हमने वहाँ पे 5,000 लगा दिया और हमने 2,000 का मिनरल एक्सट्रैक्ट किया, तो हमारे लिए कोई बेनिफिट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक तो हमारा पैसा वेस्ट किया, उसमें हमारा टाइम वेस्ट किया, हमारी एनर्जी, हमारे मशीन्स सब कुछ लगाई, तो वहाँ पे क्या होगा? वो चीज़ें वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मिनरल्स का कंसंट्रेशन ओर में ज़्यादा हो, उन जगहों पे ही माइनिंग शुरू करनी चाहिए। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। क्यों? आसानी से मिनरल निकल जाए, ये कह सकते हो कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। ज़्यादा डेंजरस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स को निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इकोनॉमिकली फीसिबल भी होना चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो टाइम और वेस्ट दोनों होंगे, ठीक है। पैसा, क्लोजनेस टू द मार्केट। अब हो सकता है कि हमें जो हमारा मिनरल निकले वो मार्केट से क्लोजनेस होना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल से क्लोजनेस होना चाहिए, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करने में उतना दिन लग जाएगा, उतना पूरा टाइम लग जाएगा। मान लो मिनरल्स जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हमारे पास ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, तो उसको कैसे पहुंचा सकते हैं हम? तो इसकी वजह से मार्केट के पास में हमारे क्या होना चाहिए? माइनिंग करनी चाहिए हमें जिन जगहों पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे हम पहले ये देखते हैं कि मिनरल कंसंट्रेशन कहाँ है, उसके बाद में ही हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज लगा देते हैं उन जगहों पे, मार्केट्स लगा देते हैं, इंडस्ट्रीज लगा देते हैं। जो रॉ मटेरियल निकलता है वो उन इंडस्ट्रीज में जाता है, और रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आयरन, कॉपर, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इस तरीके से हम माइनिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक, फेरस जो मिनरल्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, उनमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है। नॉन फेरस जो होते हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है और उनमें आयरन कंटेंट भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फेरस जो मिनरल होते हैं उनमें जंक लग जाती है, ठीक है, क्योंकि उनमें आयरन होता है, और नॉन फेरस जो होता है उनमें जंक नहीं लगती है क्योंकि उनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। फेरस जो मिनरल्स होते हैं उनमें आयरन हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स में ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, उसके बाद में अब हम देखते हैं फेरस मिनरल्स डिफाइन करते हैं। ओके,
तो फेरस मिनरल्स क्या होता है? देखो फेरस मिनरल्स क्या होते हैं। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। देखो जो मेटेलिक मिनरल्स के 3/4 मिनरल्स जो मिलते हैं वो फेरस मिनरल्स होते हैं और बहुत ही कम नॉन फेरस होते हैं। ओके, और दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। तो डेवलपमेंट एक बहुत ही अच्छा माना जाता है इसके लिए। कितनी क्वांटिटी में जो नॉन फेरस मिनरल्स हमारे यहाँ पे देश में है, कितनी क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में फेरस मिनरल्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट कर रहे हैं। इससे हमारा डिसाइड होता है कि हमारे जो हमारी कंट्री है वो आगे जाएगा या फिर कितना आगे जाएगा, कितना पीछे रहेगा। जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होती है, देखो दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे यूज की जाती है क्योंकि ये रिलेटेड होती है मेटल से। मेटल जिनमें प्रोसेस होता है, ओके, जिन इंडस्ट्रीज में मेटल प्रोसेस होता है और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हम बहुत ही ज्यादा हाई यूज करते हैं इनका, क्योंकि हमारा जो देश है वहाँ पे मेटल भी बहुत ज्यादा है और फेरस मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है। इतना हमारे पास फेरस मिनरल्स है, इतना हमारे पास मेटल है कि हम उन्हें बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं और इतना है कि हम उसे एक्सपर्ट भी करते हैं, जिससे बेच के हम फॉरेन एक्सचेंज भी पैसे भी अर्न करते हैं। इतना हमारे पास फेरस मिनरल्स होता है। अब हम देखते हैं आयरन और क्या होता है। देखो आयरन और is the basic mineral and the backbone of industrial development. India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. तो क्या होता है? देखो आयरन और एक बेसिक मिनरल है और एक बैकबोन भी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। आयरन से हम अलॉयज भी बनाते हैं। इंडिया जो है बहुत ही ज्यादा रिच है आयरन और में और ये गुड क्वालिटी का यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटी यहाँ पे आयरन की मिलती है। फर्स्ट जो होगी हेमेटाइट और, सेकंड हो गई मैग्नेटाइट और। हेमेटाइट और हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं मैग्नेटाइट और। मैग्नेटाइट और जो है वो वहां पे और क्या होता है पहले देखो। और वो होता है जिसमें हमें मिनरल मिलता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट और में हाई कंटेंट होता है आयरन का, मतलब कि 70% हमें आयरन मिल जाता है मैग्नेटाइट और से, और ये फाइनेस्ट आयरन हमें यहाँ पे मिलता है। मतलब कि कह सकते हो कि इसमें जो है इम्प्योरिटीज बहुत ही कम होती है, मतलब इसको हम इजीली प्रोसेस करके रिफाइन करके इसमें से आयरन निकाल सकते हैं और इसमें एक्सीलेंट क्वालिटी में मैग्नेटिक मिलता है। इस मैग्नेट को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा। हेमेटाइट जो और देखते हैं, हेमेटाइट और क्या होता है, इसको हेमेटाइट और ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होता है और ये कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये काफी सस्ता मिल जाता है मैग्नेटाइट से और इजीली अवेलेबल भी होता है हर जगह पे, ठीक है। 50 to 60% इसमें आयरन कंटेंट मिलता है, तो कह सकते हो कि जो मैग्नेटाइट और है उससे 10% ही कम मिलता है, इसलिए इसमें 50 to 60% 50 to 60% इसमें आयरन कंटेंट मिल जाता है। ये कौन सा है? हेमेटाइट और, ठीक है। इंडिया में 90% आयरन, 97% आयरन कहाँ में मिल जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, मतलब कि कह सकते हो कि 97% हमें पेनिनसुलर इंडिया में मिल जाता है और कुछ जो बच गया है 3% थोड़ा हमें बाकी स्टेट से आता है। ओके, तो अब हम देखते हैं मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया आर। तो मेजर आयरन और बेल्ट कौन सी होती है? बेल्ट क्या होता है जिससे एक के साथ में, जैसे उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा से लेकर झारखंड तक जो बेल्ट है, जो आयरन और की बेल्ट है, उसे हम उड़ीसा झारखंड बेल्ट कहते हैं। ये उड़ीसा से लेकर झारखंड तक है। यहाँ पे हाई ग्रेड है, बहुत ही अच्छा हेमेटाइट और पाया जाता है। ये बदमपुर माइंस में मिलता है, जो कहाँ पर है? मयूरभंज केदुझार डिस्ट्रिक्ट में है मयूरभंज, ठीक है। वहां पे हमें हेमेटाइट और मिलता है और इसके पास से सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। हेमेटाइट आयरन और यहाँ पे माइन होती है इन गोवा में और नोवा मुंदी में। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, सेकंड देखते हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये जो बेल्ट है वो लाई करती है छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड में हेमेटाइट पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स, जो कहाँ पर है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स में पाई जाती है। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन। यहाँ पे 14 डिपॉजिट्स है हाई ग्रेड की हेमेटाइट आयरन और की, और ये बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ की स्टील्स बनाने के लिए। आयरन और जो है
Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via विशाखापट्टनम पोर्ट। ये जो आयरन ओर है वो माइन होती है और एक्सपोर्ट की जाती है जापान एक्सपोर्ट की जाती है साउथ कोरिया विशाखापट्टनम पोर्ट से। बलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तमाकुरु बेल्ट, ये कहाँ पे, ये कर्नाटका में है और इसके लार्ज रिजर्व्स है, लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर के लार्ज रिजर्व्स है, बड़े बड़े रिजर्व्स है यहाँ पे। द कुंद्रेमुख माइंस लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में। यहाँ पे 100% एक्सपर्ट आयरन की जो 100% यूनिट वो एक्सपर्ट की जाती है। कुंद्रेमुख डिपॉजिट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट मानी जाती है ये डिपॉजिट्स। और इसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट हम इजीली नहीं कर सकते। आप कह सकते हो कि जैसे हमने ट्रक से इसको ट्रांसपोर्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है आयरन, ठीक है। तो उसको एक्सपर्ट कैसे करते हैं, तो इसको हम पानी के साथ में एक घोल बना लेते हैं, उस घोल को क्या बोलते हैं, स्लरी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और इसको हम एक पाइपलाइन के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, पोर्ट करते हैं मंगलुरु। नेक्स्ट जो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट क्या होती है, देखो इसमें स्टेट ऑफ गोवा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे ये स्टेट्स इंक्लूड है। द ओर आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी की, इतनी ज्यादा मतलब ये जो ओर है इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होती है। और ये जो आयरन ओर है वो एक्सपोर्ट होती है थ्रू मर्मागांव पोर्ट से इंटरनेशनल मार्केट तक इस आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैंगनीज क्या होती है, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज से हम आयरन से स्टील बनाते हैं। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नीज अलॉय बनाने में भी बहुत ज्यादा काम आती है। तो आप कह सकते हो कि जो हमें 1 टन अगर स्टील बनाना है, 1 टन हमें स्टील बनाना है तो हमें 10 किलो मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। और इट इज ऑल्सो यूज टू इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, उन सबको बनाने में भी हमें मैंगनीज मदद करता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पाया कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद में मतलब मध्य प्रदेश में 27% पाया जाता है, उसके बाद में महाराष्ट्र 25%, उसके बाद में उड़ीसा 25%, उसके बाद में कर्नाटका 11%, उसके बाद में आंध्र प्रदेश 10%, उसके बाद में जो भी बच गए हैं 2% पे अदर्स आते हैं। ओके, अब देखते हैं हम किन मिनरल्स को नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। देखो जिन मिनरल्स में आयरन कंटेंट नहीं होता है और जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है उन्हें हम नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। देखो इंडिया में इतने ज़्यादा नॉन फेरस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जितने पाए जाते हैं उनसे हम हमारी इंडिया को, हमारी कंट्री को, देश को चला सकते हैं, ठीक है। दीज मिनरल्स, इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ये कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड प्ले ए वाइटल रोल इन द नंबर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो ये कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक है और इनमें गोल्ड जो एक वाइटल रोल प्ले करता है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। देखो ये जो जितने भी मिनरल्स हमारे पाए जाते हैं, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, ये बहुत ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में भी आते हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं और गोल्ड जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में भी। ये सब मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिनमें मेटल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स ही इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट। अब हम कॉपर और बॉक्साइट का जो नॉन फेरस मिनरल्स है, कॉपर एंड बॉक्साइट, वो हम पढ़ते हैं। तो कॉपर क्या होता है, देखो कॉपर एक नॉन फेरस मिनरल है। ऑफ कोर्स हम उसी लिए तो पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं ना कॉपर और बॉक्साइट का। तो कॉपर क्या है, एक नॉन फेरस मिनरल है। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। इंडिया जो है क्रिटिकली डेफिशिएंट है, मतलब इंडिया में कमी है कॉपर की। इतनी ज़्यादा मात्रा में कॉपर हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, लेकिन कॉपर पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बीइंग मेलेबल भी है, डक्टाइल है एंड ए गुड कंडक्टर है कॉपर, ठीक है। कॉपर मेनली यूज आता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल्स। देखो जो कॉपर है वो मेलेबल है, मतलब हम इसे पीट कर हम इससे बर्तन भी बना सकते हैं, ठीक है। डक्टाइल है एंड ए गुड कंडक्टर भी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये जो कॉपर है इससे हम
थिन शीट्स बनाते हैं, थिन वायर्स जो हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है, केबल्स जो बनाते हैं उनमें रबर का हम कवर भी करते हैं, लेकिन जिससे कि करंट ना आए, लेकिन इन सब में कॉपर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा कॉपर का यूज़ होता है। तो ये मेलेबल भी है, बहुत ही ज़्यादा मेलेबल है, मतलब कि हम इससे जो यूटेंसिल्स है वो बना सकते हैं और हम इसे वायर्स में यूज़ कर सकते हैं, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉपर जो है पाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट, उड़ीसा में नहीं पाया जाता, ये यहाँ नहीं है, सॉरी ये यहाँ से देखते हैं। जो बालाघाट माइंस है इन मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। हमारे यहाँ कॉपर इतना नहीं पाया जाता, लेकिन जितना भी पाया जाता है उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हैं। देखो, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, बालाघाट माइंस जो है वहाँ हमें कॉपर पाया जाता है मध्य प्रदेश में। खेतरी माइंस है कॉपर की राजस्थान में। सिंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉपर का। जो झारखंड में सिंगम डिस्ट्रिक्ट है वो भी, वहाँ पे भी हमें सिंगम माइंस भी बोल सकते हो आप इसे, यहाँ पे भी कॉपर का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि यहाँ पे माइंस है कॉपर की। ओके, तो 3 जगह पे 3 नाम याद रखना, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान, सिंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर्स है ऑफ कॉपर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बॉक्साइट। बॉक्साइट इज ऑल्सो नॉन फेरस मिनरल। ओके, नॉन फेरस मिनरल्स पाए ही कम जाते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स हमारे यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स कम पाए जाते हैं, फेरस मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते ही हैं, ठीक है। तो नॉन फेरस मिनरल पाए ही कम जाता है, तो इस तरीके से कॉपर, बॉक्साइट भी ये सब कम पाए जाते हैं, ठीक है। जो बॉक्साइट है, देखो बॉक्साइट जो है थ्रू सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम। तो बहुत सारी ओर्स जो होती है, सेवरल ओर्स जो होती है, ठीक है, और में जिनमें हमें मिनरल फाउंड होता है, मिनरल पाया जाता है, उन्हें हम ओर कहते हैं। वो ऐसे पत्थर जिनमें हमें मिनरल मिलता है। तो एल्यूमिनियम हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम एरोप्लेन बनाते हैं, यूटेंसिल्स भी बनाते हैं, बर्तन, डोर फ्रेम्स भी बनती है, चिटकनी भी बनती है, रेलिंग भी बनती है, ठीक है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम हमारे इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का भी रोल प्ले करता है, मतलब डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम। तो बहुत सारे ओर्स में हमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, ए क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिनियम एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। देखो, ये एक बॉक्साइट से पाया जाता है, एक बॉक्साइट होता है, उसमें क्ले लाइक सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहले बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है, उसके बाद में हमें एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद में एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है। तो एल्यूमिनियम क्या एक इंपॉर्टेंट मेटल है हमारे लिए, और इसमें इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। अगर ये जो एल्यूमिनियम है इसमें हम आयरन कंटेंट या फिर क्रोमियम, निकल, ये सब भी मिला देते हैं, तो ये और भी ज़्यादा ताकतवर, आप कह सकते हो, स्ट्रेंथ आ जाएगी इस मेटल में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी इस मेटल में, ठीक है, एल्यूमिनियम में। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइटनेस में होता है, एक्सट्रीम लाइट में, तो बहुत ही ज़्यादा हल्का वेट होता है इसका। और ये गुड हीट कंडक्टर भी है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी, मतलब गुड है ये कंडक्टिविटी में, हीट में भी एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी। और इसमें कोई एल्यूमिनियम जो होता है इसमें कोई जंक लगने के चांसेस भी नहीं होते हैं। देखो, जो बॉक्साइट डिपॉजिट्स होते हैं, बॉक्साइट डिपॉजिट्स वो फॉर्म्ड होते हैं बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। तो यहाँ पे बॉक्साइट डिपॉजिट्स कब फॉर्म होते हैं, जब डीकम्पोजिशन होता है वाइड वैरायटी में रॉक्स का, जिन रॉक्स में, जो रॉक्स रिच होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में, जब वो डीकम्पोजिशन होते हैं उसके बाद में बॉक्साइट डिपॉजिट्स बनती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंडिया बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं इंडिया के बॉक्साइट डिपॉजिट्स। तो अमरकांतक प्लेट्यू में, माइकल हिल्स में एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर काटनी, ठीक है। तो इन जगहों पे बॉक्साइट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। उड़ीसा जो है लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट था इंडिया का 2016 और 17 में, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता था।
पंचपतमाली डिपॉजिट्स जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट। तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के पंचपतमाली डिपॉजिट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स है इस टाइम पे स्टेट्स के। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन था उस टाइम पे? उड़ीसा 49% मिल जाता है, और गुजरात में 24%, उसके बाद में झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8%, और उसके बाद में जितने भी बच गए हैं वो स्टेट्स 2% में आते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये आप देख सकते हो बॉक्साइट माइन इस तरीके से माइनिंग होती है बॉक्साइट की। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में सिर्फ एक ही है, माइका। उसके अलावा तो यहाँ पे कोई नहीं है। उसके बाद में तो रॉक मिनरल्स में रॉक मिनरल आता है। उसके बाद में हम देखेंगे रॉक मिनरल्स में क्या, लाइमस्टोन देखेंगे। ओके, तो नॉन मेटेलिक मिनरल कौन कौन से होते हैं? देखो कौन कौन से नहीं, सिर्फ माइका होता है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में माइका आता है। माइका एक मिनरल है जो कि बहुत ही ज्यादा शाइन हमें प्रोवाइड करता है। टूथपेस्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है माइका को, और मेकअप प्रोडक्ट्स में भी माइका का यूज़ होता है हमें शाइन प्रोवाइड करने के लिए। चमक, जो चमक सी होती है ना, वो प्रोवाइड करने के लिए हमें माइका का यूज़ करते हैं लोग। इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा हार्मफुल भी हो सकता है स्किन के लिए, लेकिन माइका का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइका जो है मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स। देखो माइका जो एक मिनरल है जो कि सीरीज ऑफ प्लेट्स से बना हुआ होता है, मतलब बहुत सारी थिन शीट्स होती है। जैसे ग्रेफाइट में बहुत सारी थिन शीट्स होती है, वो एक साथ होती है तो बहुत पतली पतली थिन शीट्स होती है। ठीक है, उसी तरीके से माइका में भी बहुत पतली पतली थिन शीट्स होती है, और ये शीट्स जब 1000 एक साथ में, मतलब 1000 इकट्ठी होती है एक साथ में, एक लेयर पे आती है 1000 शीट्स, उसके बाद में कुछ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जितना माइका शीट, 1 सेंटीमीटर जितनी हाई ये शीट बनती है। तो देख लो कितनी 1000 शीट बनने के बाद में 1 सेंटीमीटर बन रही है, तो कितनी पतली और कितनी थिन होती है ये शीट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स। दीज शीट्स कैन बी सो थिन दैट 1000 कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका शीट ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर हाई। तो 1000 मिलके कुछ सेंटीमीटर की ही थिन शीट्स मिलके बनती है। ठीक है, हाई बनती है। ओके, तो माइका कैन बी क्लियर। देखो माइका जो है क्लियर भी हो सकता है, मतलब ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है और उसका कॉम्पोजिशन कैसा है। ठीक है, जो माइका है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, कोई से भी कलर में हो सकती है, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, किसी भी तरीके से, वो सब डिपेंड करता है उसकी फॉर्मेशन और कॉम्पोजिशन पे। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। देखो ये जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सीलेंट होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, उसके बाद में इसमें लो पावर लॉस फैक्टर होता है, मतलब इतना ज़्यादा पावर का लॉस नहीं होता है इसमें, लो पावर लॉस फैक्टर होता है इसमें। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है ये, एंड रेजिस्टेंस होती है टू हाई वोल्टेज हमें देती है। माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। माइका जो एक मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है जो यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक में भी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा माइका का यूज किया जाता है। तो देखो माइका डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, पाए जाते हैं हमें। नॉर्थर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। कोडरमा गाया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, लीडिंग प्रोड्यूसर है ये हजारीबाग बेल्ट झारखंड का। ठीक है, और राजस्थान में द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर, नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सब इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है कंट्री के। अब हम देखते हैं रॉक मिनरल। रॉक मिनरल क्या होता है? देखो रॉक मिनरल में जो आता है वो है लाइमस्टोन। एक ये इसमें भी एक ही हम पढ़ेंगे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है देखो, लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। जो लाइमस्टोन है वो किसके साथ पाया जाता है? उन रॉक्स में पाया जाता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, उनके साथ में लाइमस्टोन पाया जाता है, एसोसिएटेड होता है उनके साथ में। ठीक है, इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, और ये पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में जिनमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती है, मतलब सेडिमेंट्स में छोटे छोटे जो सेडिमेंट होते हैं वो सब इकट्ठा होके जब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है उसमें हमें लाइमस्टोन पाया जाता है। लाइमस्टोन जो है एक बेसिक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल की तरह यूज भी होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, और असेंशियल होता है फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस। देखो
स्मेल्टिंग आयरन मतलब कि हम जब आयरन जो होता है उससे हम स्टील बनाते हैं, तो स्मेल्टिंग आयरन को पिघाल के मतलब हीट करके ब्लास्ट फर्नेस मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको बहुत ज़्यादा गला के उससे स्टील बनाते हैं। तो इनमें भी बहुत ज़्यादा ये यूज होता है लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन जो है सबसे ज़्यादा इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट इज राजस्थान। राजस्थान में 21% लाइमस्टोन यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश हो गया 11%, नहीं अदर्स में आता 13%। उसके बाद में मध्य प्रदेश 11%, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका 10%, गुजरात 8%, तमिलनाडु 8%, तेलंगाना 8% और अदर्स में जितने भी बाकी बच गए हैं उन स्टेट्स में 13%। ओके, तो ये प्रोडक्शन होती है लाइमस्टोन की, स्टेट वाइज है इन परसेंट 2016 और 17 का ही डाटा दिया हुआ है। ओके, चैप्टर अभी बाकी है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।